नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस हार के कारणों से शायद सबक नहीं ले पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा बेअसर साबित होने के बाद कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि वोट चोरी का मुद्दा लोग समझेंगे और सच सबके सामने आएगा। और शायद यही वजह है कि पार्टी ने हरियाणा के हर जिले में वोट चोरी पर प्रदर्शन भी शुरू किए हैं। कई बार लगता है कि कांग्रेस कहीं असल मुद्दों से भटक तो नहीं गई। इस तरह लगातार कांग्रेस के आरोपों के बाद भी बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अमीर घर में पैदा हुए राहुल गांधी को मुद्दों का ही ज्ञान नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस चुनाव में हार जीत के बीच के असल अर्थ को नहीं समझ पा रही है, या फिर कांग्रेस पर वास्तविक मुद्दे पकड़ नहीं पा रही है। ये तमाम अहम सवाल हैं। क्यों वोट चोरी का मुद्दा लोगों के सिरे नहीं चढ़ रहा, या कांग्रेस लोगों को समझा नहीं पा रही? ये तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस की दिशा और दशा क्या कहती है? कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है? कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो प्रभावी क्यों नहीं है? परिणाम क्यों नहीं आ रहे? और एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस की गति दुर्गति में क्यों बदलती जा रही है? ये तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करते हैं चर्चा शुरू। कांग्रेस आजकल प्रदेश के जिलों में एक एक करके वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदर्शन कर रही है। पार्टी डिप्टी कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रही है। इस मामले में ये जिक्र करना भी जरूरी है कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और पहले एसआईआर और अब वोट चोरी के मुद्दे को महागठबंधन खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़े स्तर पर उठाया और प्रचारित किया, पर उन्हें इसका सियासी फायदा नहीं मिला। 5 नवंबर को दिल्ली में अपने प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी ने हालांकि सबका ध्यान खींचा था। इस मुद्दे पर जन समर्थन पाने को 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक प्रदेश में कांग्रेस वोट चोरी पर प्रदर्शन भी कर रही है। तो क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस असल मुद्दों से कहीं भटक रही है? मुद्दे और भी हैं, पर कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर लोगों का विश्वास जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। देखो, इनमें दोनों बातें हैं। एक तो अपने नेता को, प्राइम मिनिस्टर को खुश करने की बात है, और दूसरा ये भी बात है कि ना राहुल गांधी जी की बात को वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह से राहुल जी आम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो कभी ऐसे नज़र ही नहीं आए कि आम लोगों से कभी मिलते भी हों। भूल जाइए, जो भी होता है वो सब स्क्रिप्टेड होता है। भूल जाइए कि कभी ज़मीन पर उतर कर किसी से मिले, ऐसा कुछ। गौरतलब है कि वोट चोरी का मसला और इसकी चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। टोटल न्यूज़ ने इस पर शुद्ध आम लोगों से निष्पक्ष राय लेने की कोशिश भी की। सुनिए। नेता प्रतिपक्ष है और इंटेलिजेंट भी है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने इस मुद्दे को जरूर बेटर तरीके से समझा होगा, इसका गहराई से अध्ययन भी किया होगा, एनालिसिस भी किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वे कोई हवा में बात कर रहे हैं। मुद्दा बिल्कुल ठीक होगा उनका, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस का ये प्रदर्शन है, ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर में कर रहे हैं, इसका इन्होंने अल्टीमेटली फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। और कितने जल्दी फ़ायदा मिलता है, कितने जल्दी ये लोगों को समझा सकते हैं कि इस तरह से वोट चोरी हो रही है, तो मेरे हिसाब से इनको एक निष्पक्ष वोटर होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि इसको पक्ष जरूर ही फायदा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ने हालांकि वोट चोरी को बिहार में अपना चुनावी मुद्दा बनाया, अब भी पार्टी के नेताओं की ये जुबान पर है। हरियाणा में इसे लेकर प्रदर्शन भी जारी हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने जोर देकर कहा है कि राहुल गांधी तो अमीर घर में पैदा हुए हैं, उन्हें क्या पता कि गरीब की समस्या और दर्द क्या है। उन्हें मुद्दों की समझ ही नहीं है। जैसे अमीर घराने होते हैं और वो जनता से दूर रहते हैं, बड़ी बड़े बंगलों में रहते हैं, ये इस प्रकार के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है, गरीब और कमजोर लोगों की पार्टी है।
हम गरीब के और कमजोर के घरों में जाकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हे राम, हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में कांग्रेस का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की गति और कितनी दुर्गति में बदलती नजर आएगी। अंदर खाने जो कलह है वो कितनी बढ़ेगी या थमेगी। भीतरघात जो अंदरूनी मुद्दे राहुल गांधी उठाते रहे हैं तमाम चर्चाओं में, तमाम राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान, क्या वो स्लीपर सेल्स की बात वो करते रहे, क्या अब वो थम गए हैं? और वोट चोरी का मुद्दा लोगों के सिरे क्यों नहीं चढ़ रहा? ये तमाम अहम सवाल हैं। कांग्रेस की आगे की दिशा और दशा, ये तमाम मुद्दे तय करने वाले हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो एसआईआर का फायदा कांग्रेस को नहीं मिल रहा। वोट चोरी का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़े कैंपेन बड़े स्तर पर कांग्रेस ने चलाया, लेकिन बिहार में भी फायदा नहीं मिला। जनता समझ नहीं रही या कांग्रेस समझा नहीं पा रही? देखिए सौरभ, 5 अगस्त को पहली दफा, इसी साल 5 अगस्त को, मतलब 2-2.5 महीने पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात कहकर एक तरह से लोगों को हैरान कर दिया था कि क्या बोल रहे हैं। फिर आगे चलकर उन्होंने उनकी जुबान पर ये रहा कि वोट चोरी कैसे कैसे हुई। दरअसल उसको हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी देखा गया। जिस तरीके से अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जो रिजल्ट आए, रिजल्ट की ऐसी उम्मीद शायद लोग और कांग्रेस नहीं कर रही थी। बीजेपी को भी हैरानी और खुशी वाली हैरानी हुई कि सरकार थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही थी, लेकिन सरकार बन गई मजे से और बहुमत से। तो हालांकि इस नतीजों के बाद 15 उम्मीदवार जो थे कांग्रेस के हारे हैं, वो अलग अलग वोट चोरी, ईवीएम में कुछ मैनिपुलेशन या चुनाव आयोग की भूमिका, अलग अलग कारण लेके 15 याचिकाएं अभी भी हाई कोर्ट में लंबित हैं। और उचाना कला के ब्रजेंद्र सिंह नरवाल मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, जो 32 वोटों की हार जीत थी। उनकी दलीलें, उनका ग्राउंड मजबूत था कि चुनाव नियम में ये जरूरी है कि अगर हार जीत से जो वोट कैंसिल किए जाते हैं, इनवैलिड जो वोट्स होते हैं, अगर हार जीत का आंकड़ा उससे कम है तो उस स्थिति में रीवेरिफिकेशन जरूरी है और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। जो 2 मजबूत बातें लेकर ब्रजेंद्र सिंह हाईकोर्ट में गए थे और लगा था कि मीडिया की रिपोर्ट से शायद कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया था। जिस तरीके से ये लंबित है याचिकाएं। दूसरा, मैं बार बार सौरभ, इसी प्रोग्राम में हमने कई प्रोग्राम किए हैं कि कांग्रेस का जो वोट चोरी का आरोप है, बिहार में ये शायद नहीं चला या वहां कुछ स्पेसिफिक रीजन है। बिहार की राजनीतिक स्थिति, चुनावी इतिहास कुछ अलग तरह का है। वहां जातीय है या लोकल जो लीडर्स है, अलग तरह के चुनाव है, तो वहां ये मुद्दा इनका नहीं चला, चाहे महागठबंधन था चाहे राहुल गांधी थे। लेकिन मैं लगातार इस प्रोग्राम में कहता रहूं, राहुल गांधी ने जो ये मुद्दा उठाया है, अगर वो इसको 50%, 40%, 30% तक भी सच नहीं कर पाए तो फिर कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस नेताओं को लोग झूठा समझेंगे। आपने इतनी बड़ी सनसनी फैलाई, अगर आपके पास सबूत नहीं, आप साबित नहीं कर पाए या कोर्ट में या कोई जांच में या चुनाव आयोग की भूमिका के बाद जो कुछ अगर सामने नहीं आता कि ऐसा कुछ हुआ है या थोड़ा बहुत भी हुआ है, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा पूरी पार्टी, पूरे महीने का हरियाणा में तो हर दिन आंदोलन ये चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो वोट चोरी का जो मुद्दा है, सिर्फ वोट चोरी पर कांग्रेस बात करिए पिछले कई दिनों से। अगर वोट चोरी नहीं चला, हरियाणा के लोगों को भी कन्विंस नहीं करा पाई पार्टी, तो फिर लोगों गंभीरता से लेना कांग्रेस को, मेरे को लगता है, कम कर देंगे। बहुत बड़ा जोखिम पार्टी के लिए है ये। महेश, क्या कांग्रेस को मुद्दों का ज्ञान नहीं है? क्या राहुल गांधी को मुद्दों का ज्ञान नहीं है? मोहनलाल बडौली कह रहे हैं कि राहुल अमीर घराने से आते हैं, उन्हें नहीं पता कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे क्या होते हैं। यह ज्ञान है या फिर वो उस ज्ञान को व्यक्त नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, जनता से जुड़ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या फिर अंदर भीतरघात है, अंदर अंतर्द्वंद है? ये तमाम ऐसे सवाल जो इकट्ठे हो जाते हैं कांग्रेस की स्थिति को देखकर। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को मुद्दों का ज्ञान नहीं है। जो असल संकट कांग्रेस पार्टी का खासकर हरियाणा प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो एकजुटता की कमी है। आप एक आकलन कीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी से बेइंतहा नाराज होकर चुनाव प्रचार से नहीं हटती, तो क्या चुनाव परिणाम जो हरियाणा विधानसभा का है वो ऐसा ही देखने को मिलता? तो ये मानकर चलिए कि ऐसी वोटर्स को जो नाराज किया और वो एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है
उसे एक्टिवेशन दिया गया। आप मानकर चलिए कि जो चुनाव प्रचार का आखिरी दौर था या कहें कि निर्णायक जो एक हफ्ता था, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस सरकार नहीं कहा, हुड्डा सरकार आ रही है, हुड्डा सरकार कभी नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हर बार ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। अब इसी बात का फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलना था और गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण, एंटी हुड्डा वोटों का, गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग कामयाब रहे। एंटी जाट में क्यों कह रहा हूँ, एंटी जाट में इसलिए कह रहा हूँ या एंटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विद इन कांग्रेस जो अंदरूनी हालात थे वो मुखालफत के थे। हुड्डा अकेले थे, उनके साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, बाकी हुड्डा के अनुयायी थे। कांग्रेस पार्टी में जो दूसरे लीडर्स हैं वो अलग रास्ता इख्तियार कर चुके थे। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही कैप्टन अजय यादव किस किस तरीके के एक्स पर ट्वीट कर रहे थे, किस तरह की मैसेजिंग वो कर रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित थे और चुनाव प्रचार से कुमारी शैलजा गायब थी। तो क्या ये ऐसी वोटर को समझने में देर लगने वाली थी कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता पर काबिज हो भी जाती है तो उनकी हिस्सेदारी में क्या आएगा, कितनी सत्ता की हिस्सेदारी उन्हें हासिल हो सकती है अगर 90 सीटों पर 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अकेले बांट दी और 2 सीटें जो कि नारनौल और उकलाना की सीट कुमारी शैलजा अपने लिए और अपने खास डॉक्टर अजय चौधरी के लिए चाहती थी, वो 2 सीटें कुमारी शैलजा को नहीं दी गई। तो सत्ता में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी और कौन देगा, यही सवाल था जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में उठाना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि मुद्दों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी कहीं कोई कमी छोड़ती है। देखिए जिस तरह की घोषणाओं की बात है तो वो भी कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी खासी करती हैं। पुरानी पेंशन नीति तक का जिक्र जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कर दिया गया था। इसके अलावा जो भी जनता को सौगात दी जा सकती थी घोषणाओं के तौर पर, उसका ऐलान तो कांग्रेस पार्टी ने किया ही। अगर कहीं कोई कमी थी तो मैनेजमेंट में कमी थी। मैनेजमेंट भी इस तरीके से खराब था कि निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। वो खेमों में बटी रही, वो गुटों में बटी रही और यहाँ तक कहा गया कि उन्हें ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, बस 45 काफी हैं। तो ऐसे में 45 और 46 का जब आप लक्ष्य खुद के लिए तय कर लेंगे तो फिर ये कैसे संभव है कि आप 40 ही ले आए, उससे 5 कम नहीं होंगी या 10 कम नहीं होंगी, ये आप गारंटी कैसे देंगे। ये 40 के चक्कर में यहाँ बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी ने अपना कर लिया। मुझे साफ तौर से ऐसा महसूस होता है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं अच्छी खासी थी। उन अच्छी खासी संभावनाओं को आग लगाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी के इन्हीं नेताओं ने किया। अभिनीत जी, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लगता है कि कांग्रेस में क्या प्रदेश के स्तर पर पावर सेंट्रलाइज नहीं है? क्या हरियाणा के हर जिले में जो वोट चोरी का कैंपेन अब देखने को मिल रहा है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कमी कहाँ पाते हैं, खामी कहाँ पाते हैं, उसको दुरुस्त किया जाए तो पार्टी आगे बढ़े। देखिए, ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है जी, तो सभी कांग्रेसियों की ये व्यवस्था है कि वो इस मुद्दे के साथ जुड़े, इसे आंदोलन का रूप दें। आंदोलन चल रहा है, पूरे हरियाणा में चल रहा है, जिला स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये इस मुद्दे के साथ साथ दूसरे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं जी। लेकिन समस्या कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस का आम मतदाताओं से संपर्क नहीं है, जनता से संवाद नहीं है। और ये देखिए, कांग्रेस एक वर्ग विशेष तक सीमित है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वही जुड़ रहे हैं, उनको जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा। कारण है कि कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ ड्राइंग रूम की राजनीति की है, उनका आम मतदाताओं से संपर्क नहीं रहा और ना ही कोई प्रयास किया है। और कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भी एक सीमित जनाधार है, तो कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। और जो संगठन है, जो संगठन भी है वो जिलाध्यक्ष तो बन गए, उसके आगे की कोई जो संगठनात्मक संरचना होनी चाहिए वो भी नहीं है। और सोशल मीडिया का युग है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया में है, व्हाट्सएप पे हैं, अलग अलग ढंग से वो पार्टी की जो कार्यक्रम आते हैं, जो भी पार्टी की ओर से उनको प्रचार सामग्री भेजी जाती है या जो भी संदेश आते हैं उसका वो व्यापक रूप से प्रचार करते हैं। जनता में एक संदेश जाता है, एक जनमत बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा है नहीं। कांग्रेस का तो न तो सोशल मीडिया विंग सक्रिय है और ना ही कांग्रेस के दूसरे नेता सक्रिय हैं। तो कांग्रेस के एक वर्ग विशेष तक, मतलब जनाधार वहीं तक है। कांग्रेस अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाती, समझा नहीं पाती। तो इसलिए जो कांग्रेस मुद्दे उठाते हैं उसे व्यापक जन समर्थन नहीं मिल पाता जी। और कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें आपसी गुटबाजी भी है। और गुटबाजी में इस तरह का है कि कोई ये नहीं चाहता कि दूसरा नेता आगे निकल जाए।
और बड़े स्तर के नेताओं में भी गुटबाजी है। जी। तो बड़े स्तर के नेताओं में जो महत्वाकांक्षा है वो भी आड़े आती है। और कांग्रेस की जिस तरह से आम मतदाताओं के बीच जाकर जुड़ाव बनना चाहिए, जुड़ाव किस तरह बनना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है महापुरुषों की जयंती बनाती है, जातीय सम्मेलन ना करके। जो महापुरुष हैं वो किसी न किसी जाति से जुड़े हैं, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की जयंतियां मनाती है, उस जयंती के माध्यम से उस समाज से जुड़ती है। लेकिन कांग्रेस के तो ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं है। तो कांग्रेस के जो कार्यक्रम है वो सीमित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनका हर माह का देख लीजिए कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है, चाहे प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम हो, जयंतियां हो, और पार्टी की ओर से रचनात्मक कामों का भी एक अभियान चलाया जाता है। जी। लेकिन कांग्रेस का तो कोई रचनात्मक अभियान है ही नहीं। तो जिससे जनता से जुड़ाव कैसे पैदा होगा? कांग्रेस जनता के बीच जाएगी कैसे? जनता को कैसे लगेगा कि कांग्रेस उनके हितों की लड़ाई लड़ सकती है? जो मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कांग्रेस उनसे तो दूर होती जा रही है। तो मतलब जो दूसरे मुद्दे हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी ने मुद्दे उठा दिया है, तो इसलिए अब देखिए युवा कांग्रेस ने एक अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के चित्रों पर कालिक पोती गई। तो इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कालिक पोतने से क्या हल होगा? बिल्कुल। युवा कांग्रेस, अगर आप युवाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, युवाओं में अपना संदेश देना चाहते हैं, तो युवाओं के मुद्दे उठाइए। कालिक पोतने से कोई आपको जन समर्थन तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए इस तरह के मुद्दों से देखिए, वॉल राइटिंग पहले भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है, लेकिन दीवारों को अब जो एक अलग से नियम बना दिए गए, तो अब तो दीवारों को तो गंदा करने की परंपरा नहीं है। लेकिन इस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो निर्वाचित हैं, जो संवैधानिक पद पर हैं, अगर उनकी मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये एक तरह का गलत संदेश जाएगा। इससे कोई कांग्रेस की छवि बनेगी नहीं। कांग्रेस को जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करना चाहिए, सड़क पर आकर लड़ाई लड़नी चाहिए और अपना दायरा इसको बढ़ाना चाहिए। जनता के बीच जाकर जनता के साथ जुड़ना चाहिए, उनके सुख दुख में शरीक होना चाहिए नेताओं को। जी, वीरेंद्र जी, के अहम सवाल है जो कुमारी शैलजा आरोप लगा रही है कि बीजेपी में सब स्क्रिप्टेड होता है, प्रधानमंत्री कभी जमीन पर जाकर लोगों से नहीं मिलते। क्या कांग्रेस इस स्थिति में है? आरोप लगा सकते हैं लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं सभी सियासी दल। उनके आरोपों पर क्या कहेंगे? किस तरह से देखा जाए उनके आरोपों को? क्या उनके आरोप का जनता कुछ समझ पाएगी? जो अब तक नहीं समझ पा रही है उसका फायदा लेने की कोशिश की जा रही है शैलजा के द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा है, बूथ प्रमुख से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक एक कार्यक्रम आता है, उसका संदेश नीचे तक जाता है। जी। मतलब पूरा जो एक संगठनात्मक संरचना होती है, पार्टी उसी के अनुसार चलती है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, फिर उसके फैसले प्रदेश कार्य समिति में एंडोर्स किए जाते हैं, फिर जिला स्तर की बैठकें होती हैं, जिला कार्य समिति की बैठक होती है, उसमें उन फैसलों पर चर्चा की जाती है। मतलब जो एक संरचना बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा होता ही नहीं है। कांग्रेस के क्या कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो, जिला कार्य समिति की बैठक हो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। अब कांग्रेस में जो भी एक नेताओं का आपसी संपर्क जो है वो नेता विशेष तक सीमित है, या जो नेता आते हैं वो अपने जो उनके समर्थक होते हैं उनके यहाँ तक आते हैं। मतलब जो पार्टी का कार्यक्रम हो, पार्टी का स्वरूप हो, ऐसा तो दिखाई देता नहीं है। और कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता कहाँ हैं? मतलब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहले थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या पहले से कम हुई है, सीमित हुई है। और एक बात की, भारतीय जनता पार्टी में एक ग्लैमरस भी है, एक तरह का चकाचौंध है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना। लोग जो जिनको कोई पद मिलता है वो अपने आप को प्रचारित करते हैं, उनको लगता है कि गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा होता नहीं। कांग्रेस में जो जिला अध्यक्ष बने हैं, क्या उनका पद बाहर ग्रहण समारोह हुआ है? क्या उनको उस तरह का जो कार्यकर्ताओं ने सम्मान देना चाहिए क्या मिला है? क्या उन कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है? तो इससे तो कोई ऐसा लगता नहीं है। अब उसके अलावा जो भी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जम्बो कार्यकारिणी बनाई जाती है, अलग अलग पद दिए जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं को अपने दायित्व का बोध होता है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा है ही नहीं है। तो कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है। जब कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो आपका संगठन का स्वरूप कैसे बनेगा? आप अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे कैसे? बिल्कुल, बेहद अहम सवाल है। समय कम है। देवेंद्र और महेश, मैं आपसे छोटे छोटे सवाल में जवाब चाहूँगा। देवेंद्र, पहले स्थिति को समझने की हमने कोशिश की कि कांग्रेस आखिर उबर क्यों नहीं पा रही। अब आगे कितनी बड़ी चुनौतियाँ पार्टी के लिए देखते हैं? भीतरघात है, अंदर की आंतरिक चुनौतियाँ हैं, एकजुट नहीं है, जैसे महेश ने भी जिक्र किया, हम अक्सर चर्चा में जिक्र करते रहे हैं। आने वाले समय में क्या बेहतर करे पार्टी जो एकजुट हो पाए और जिस मुद्दे की बात मोहनलाल बड़ौली कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, वो मुद्दे जनता तक पहुंचे और जनता उन्हें समझ पाए? सौरभ, 12 अगस्त को जिलाध्यक्ष बने थे 32। आज 21 तारीख है, 21 नवंबर, पूरे 100 दिन हो गए। आज 100 दिन हो गए जिलाध्यक्ष बने थे। इन 100 दिनों में जो जिलाध्यक्ष बने, ज्यादातर मेरे को लगता है उनमें 2-2 बने, कई जिलों में उनमें आपस में तालमेल नहीं है।
एक रिपोर्ट भी आज इस तरह की आई है कि तालमेल नहीं है। इनको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जानी थी। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ आए थे जब ऐलान हुआ कि जल्दी 10 दिन, इनको ट्रेनिंग तक नहीं दी गई। 100 दिन हो गए। 100 दिन मतलब 100 दिन में पार्टी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। उल्टा हिसार में क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया। पानीपत में इंदिरा गांधी की जयंती पे 4 दिन पहले जो शहरी जिलाध्यक्ष बने उन्होंने अलग अलग कार्यक्रम किए। तो ज्यादातर युवाओं को तो बनाया है, नए लोगों को बनाया है, लेकिन उनमें तालमेल नहीं है। काम कैसे किया जाए, 10 दिन की ट्रेनिंग देनी है। अब बताया गया कि ये जो 11 दिसंबर तक ये चलेगा कार्यक्रम, प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बाद ट्रेनिंग होगी। 100 दिन तो वैसे ही जाया कर दिए लोगों में। देखिए आज एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, पढ़े लिखे, सौरभ बता दूं, मैंने उनके कहा राहुल गांधी ने इतने बड़े स्तर पे मुद्दा उठाया है। उसने ये जरूर कहा, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी, उसने ये कहा कि जो शिक्षित लोग हैं वो राहुल गांधी की बात को समझ रहे हैं। राहुल गांधी अकेले ऐसे हैं जो बतौर विपक्ष वो दबंग होकर, बेखौफ होकर वो मुद्दे सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बाकी नेता भी उतने मुखर नहीं है जितने राहुल गांधी। शिक्षित लोग राहुल गांधी की बात को समझ रहे हैं, पर समस्या ये है कि कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं। तो राहुल गांधी, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को अकेले लड़ाई लड़नी पड़ी है विपक्ष की। ठीक है। मतलब वो इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, एक बाइट में भी बोला गया है। लेकिन संकट कांग्रेस का ये है कि संगठन जमीन पर जो काम करते हैं वो संगठन अभी वैसा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल कोलैप्स है, तितर-बितर पड़ाई, यही इसका खामियाजा पार्टी उठा रही है। महेश, अब सवाल यह है कि बिहार में एसआईआर हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ। एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस के द्वारा उठाया गया। अब हरियाणा में भी इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है, वोट चोरी के मुद्दे को। क्या फायदा होता नजर आएगा आने वाले समय में पार्टी को? क्योंकि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की हम बात कर रहे थे, दोनों में परिवर्तन की बात कही जा रही है। देवेंद्र ने भी कहा कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में दोनों, बिहार और हरियाणा, काफी अंतर रखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वोट चोरी का जो मुद्दा है, जो राहुल गांधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चोरी होना था वो चोरी हो चुका है। अब ना मोदी की सरकार बदलेगी और ना ही हरियाणा प्रदेश में नायब सरकार को किसी तरह का कोई खतरा पैदा किया जा सकता है। अब अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कर सकती है तो भविष्य में इस वोट चोरी को रोक सकती है। वो हुई या नहीं हुई ये भी जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह की घोषणाएं, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी दावे कर रहे हैं, ये चोरी दोबारा नहीं होगी, 2029 में नहीं होगी। ये सुनिश्चित कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे करेंगे? ये सुनिश्चित होगा जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी सुनिश्चित कर रही हैं कि एक एक गली में, एक एक बूथ में 1600 से ज़्यादा जो है अलग अलग उनकी तरफ से काउंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर वो एक एक वोट की समीक्षा कर रहे हैं। अब यही काम कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में करना पड़ेगा कि एक एक वोट की समीक्षा वो खुद करें, ताकि समय रहते पता लग जाए कि कौन सा वोट सही है, कौन सा वोट गलत है, और अगर चोरी होनी है तो उस चोरी को होने से पहले ही रोक दिया जाए। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और ऐसे में कांग्रेस कितना इस पर अमल कर पाती है कि अब गिरती हुई कांग्रेस फिर से संभल पाती है, मजबूत विपक्ष के तौर पर हरियाणा में आ पाती है? क्या पूरी तरह से केंद्र में भी कांग्रेस आने वाले समय में अपने कदम मजबूती से बढ़ा पाती है? तमाम सवाल हैं जो देखना होगा, समय के साथ साफ होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।